वेलकम टू कैनवेदा। आई एम योर टीचर सुशील जैन और हम पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर को। आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कल 12th क्लास का रिजल्ट आया, जो आपके सीनियर थे, अब आप 12th में हो तो आपके सीनियर थे, उनका रिजल्ट आया। बहुत अच्छा रिजल्ट आया बहुत से बच्चों का, और उनसे मैं यही कहना चाहूँगा आपके थ्रू कि जिन बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है वो उनके लिए कंग्रेचुलेशंस, और जिन बच्चों का रिजल्ट थोड़ा बहुत उनके एक्सपेक्टेशन के अराउंड नहीं आया है जैसा कि वो सोच रहे थे, तो वो निराश ना हो, क्योंकि उनसे बड़ा पेपर जो भी रहता है आपका जेई का और नीट का, वो करना है आपको। तो उस पर फोकस रखिएगा, रिजल्ट देख के आप थोड़ा सा घबराइएगा मत। और अगर आपकी मर्जी का नहीं हुआ है तो कोई खास बात नहीं है, अगर आपकी मर्जी का रिजल्ट नहीं आया है तो, क्योंकि अगर आपकी मर्जी का आता है तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर आपकी मर्जी का नहीं होता है तो वो और भी अच्छा होता है, क्योंकि वो भगवान की मर्जी का होता है और भगवान कभी भी हमारा बुरा नहीं चाहते हैं। तो इस बात से आप टेंशन मत लीजिए कि आपके मार्क्स कम आए हैं। हो सकता है कि आपकी मेहनत थोड़ी बहुत कम रह गई, जैसा आपने आंसर क्वेश्चन में लिखा, टीचर को शायद वो आंसर आपका नहीं जचा हो, जो आपके अकॉर्डिंग ठीक होगा, बट शायद टीचर के अकॉर्डिंग वो ठीक ना हो। उस वजह से हो सकता है कि वो मार्क्स आपके कहीं डिडक्ट हो गए, तो उससे टेंशन मत लीजिएगा और प्रिपरेशन पे फोकस कीजिए। आपकी नीट और जेई की वहां सिलेक्शन के लिए तैयारी कीजिए, वहां आपके लिए बेस्ट रहेगा। ओके, चलिए अब आते हैं टॉपिक पर। हम तो कल हम कर रहे थे अबाउट द एजियोट्रोप्स। जो लास्ट में आपको छोड़ा था वो मैंने एजियोट्रोप्स के बारे में छोड़ा था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि एजियोट्रोप्स क्या होते थे और क्या उनका मतलब था। देखिए भाई, एजियोट्रोप्स को अगर आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है कि सर कल थोड़ा बहुत रह गया था, हमें मजा नहीं आया, दोबारा बता दीजिए, तो उसको समझने के लिए आपको मैं पहले डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर आपको हो सकता है ये एजियोट्रोप्स ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। बहुत से बच्चों को अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पूछता हूं तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन कहते हैं कि सर वो टेम्परेचर जहां पर कोई लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बिल्कुल ठीक बात है। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर लैंग्वेज में बोल दूं तो होता क्या है बेटा, होता ये है कि हम जब लिक्विड को गर्म कर रहे हैं किसी, तो उसके वेपर बन रहे हैं, है ना, और वेपर प्रेशर बन रहा है। मैंने आपको बताया था वेपर प्रेशर क्या होता है। तो वो ये कह रहा है आपसे कि जब आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हो और उसके वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, वेपर प्रेशर की वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जिस टेम्परेचर पर ऐसा होगा, वो टेम्परेचर क्या बन जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। अब तो क्लियर हुआ क्या कह रहा हूं आपसे, कि जितना वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहां आ जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, उस टेम्परेचर पर हम क्या कहेंगे, उसको उसका बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। अब आप मुझे एक बात समझिएगा आप थोड़ी सी, कि मान लीजिए मेरे पास कोई लिक्विड है, ये मेरे पास टेम्परेचर है और ये मेरे पास वेपर प्रेशर है, और यहां हम वैल्यू पुट करते हैं, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखिए मैं कह रहा हूं कोई लिक्विड है, मान लीजिए स्टार्टिंग में उसका टेम्परेचर यहां था और इस टेम्परेचर पर उसका वेपर प्रेशर जो था वो यहां था, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं पे उसका वेपर प्रेशर था स्टार्टिंग में। फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैं इसको गर्म करना स्टार्ट करता हूं लिक्विड को, तो नॉर्मल सी बात है, वेपर ज्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे वेपर प्रेशर आपका बढ़ते बढ़ते यहां आ जाएगा। तो मान लीजिए कि ये आपका पॉइंट आ गया और इस पॉइंट पर आपका क्या आ गया, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, ठीक है। इस बात को समझिएगा भाई, क्योंकि हमारे आगे भी काम आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब कोई दूसरा लिक्विड था, उसका इसी टेम्परेचर पर मान लीजिए उसका वेपर प्रेशर जो था वो यहां था, इसका मतलब उसके वेपर ज्यादा बनते हैं, इट मींस कि वो मोर वोलेटाइल है, जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उतने वेपर क्या बनते हैं, ज्यादा बनते हैं। अब मैंने इसको गर्म करना स्टार्ट किया ऐसे ही, तो ये यहां आके इसकी वैल्यू जो है वो एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो गई, तो यहां पर क्या आ गया उसका, ये उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। इसको हम लिक्विड 1 मान लेते हैं और इसको हम लिक्विड 2 मान लेते हैं, है ना। तो अब आप खुद देखिए भाई, जितना वेपर प्रेशर ज्यादा है उतना बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है, और जितना वेपर प्रेशर कम है उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होता है वो उसके बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा होगा उसको बॉयल करने में उतना टेम्परेचर हमें कम देना पड़ेगा, और जितना वेपर प्रेशर कम होगा उतना उसको बॉयल करने में टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वेपर ज्यादा बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मेक को लेके आना है उसको। क्लियर, चलिए ये समझ में आया। अब आपको एजियोट्रोप जो है वो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और उसके लिए हम करते हैं इसको साफ। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया कि कल हमने डायग्राम किया था पॉजिटिव और नेगेटिव डायमेंशन के लिए, मैं उसी डायग्राम को एक बार दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूं।
उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, उससे आपको सारा सारा समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। देखिए कल हमने ड्रॉ किया था कि कुछ इस तरह से ग्राफ आता था हमारा कि ये यहाँ आता था एक कंपोनेंट के लिए, इसी तरह से ये दूसरे कंपोनेंट के लिए आता था, और ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, ऐसे कर देते हैं, तो इसको तरफ को नीचे कर देते हैं, ऐसे। तो इसके लिए हमारे पास कर्व आ रही थी, वो ऐसे आ रही थी। ये किस केस में आया था हमारा, ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में आया था, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ आया था हमारा ये, है ना। अब देखिए यहां क्या होता था, यहां होता था मोल फ्रैक्शन, ओके, यहां वेपर प्रेशर होता था और यहां भी क्या होता था, वेपर प्रेशर होता था। अब देखिए क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है आपसे कि अगर हम इस ग्राफ को देखें तो एक टाइम पर ऐसा आता है जहां पर उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर वो कम होना स्टार्ट हो गया और उसके बाद वो कम होना स्टार्ट हो गया। बट एक पॉइंट ऐसा आ रहा है कि इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट पर उसका वेपर प्रेशर क्या है, पहले से दोनों से ज्यादा है, जो टोटल प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है ना। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये उसकी कंपोजिशन बता रहा है भाई, यहां पर एक्स ए का कुछ ना कुछ अमाउंट है और एक्स बी का भी कुछ ना कुछ अमाउंट है, मतलब दोनों को मिक्स किया हुआ है। तो कह रहा है कि वो कंपोजिशन जहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, दोनों कंपोनेंट से ज्यादा है, दोनों से मैक्सिमम होगा पॉजिटिव वाले केस में, है ना। और अगर वेपर प्रेशर मैक्सिमम होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो वो कंपोजिशन किसी भी सॉल्यूशन की जहां पर दोनों सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा, दोनों से कम होगा। ये मैंने वेपर प्रेशर की टर्म में बनाया है, आप टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन की टर्म में अगर बनाओगे तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। देखिए मान लीजिए ये आपका टेम्परेचर है, सॉरी हाँ ये आपका टेम्परेचर है और ये आपका मोल फ्रैक्शन है। एक कंपोनेंट है, मान लीजिए एक कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो यहां है और दूसरे कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसको हम यहां कर लेते हैं, यहां है, और दूसरे वाले का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यहां है। अब जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूशन का, वो इन दोनों से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, है ना। तो वही आपसे कह रहा है कि मान लीजिए इसका यहां घट के यहां आ गया और इसका भी जब इसको हम यहां सोल्व करेंगे तो यहां से क्या होगा, दोनों से कंपोनेंट होके कम होके आएगा। तो ये जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेसिकली, एक ये वेपर के लिए लाइन आएगी आपकी, दूसरी आपकी किसके लिए आएगी, लिक्विड के लिए लाइन आती है। तो एक कंपोजिशन ऐसी आती है जहां पर लिक्विड की और वेपर की कंपोजिशन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो जहां पर ऐसा हो जाए कि लिक्विड और वेपर की कंपोजिशन आपकी सेम हो जाए, उस पॉइंट पर जो उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा या वो जो मिक्सचर बनेगा हमारा, उस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, हम एजेटोप्स बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज होने की बजाय आप बिल्कुल इसको समझ लीजिए, आप इसको ज्यादा अच्छे समझ जाओगे कि यहां पर हमें साफ दिख रहा है भाई कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसी पॉइंट पर आकर मैक्सिमम हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर आकर वो मैक्सिमम हो जाएगा, उस पॉइंट पर क्या होगा, उस पॉइंट पर उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो जाएगा और उस कंपोजिशन को क्या कहेंगे, उस कंपोजिशन को कहेंगे एजेट्रोप्स। और ये कैसा बना रहा है, क्योंकि वेपर प्रेशर मैक्सिमम है तो बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम वाला, तो ये मिनिमम वाला बनाएगा। क्लियर, ये मिनिमम एजेट्रोप्स बनाता है। ओके अच्छा, और होता क्या है इस पॉइंट पर आकर, इस पॉइंट पर आकर लिक्विड फेज एंड वेपर फेज की जो कंपोजिशन है आपकी, जो वेपर फेज की कंपोजिशन है आपकी, वो क्या रहती है, आपकी इक्वल रहती है, सेम रहती है, हम सेम कहेंगे, सेम रहती है। क्लियर हो गया। तो उस कंपोजिशन को क्या कहते हैं हम, उस कंपोजिशन को हम एजेट्रोप्स कहेंगे। और इस पॉइंट पर आकर जो आपका सॉल्यूशन है वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करता है। प्योर लिक्विड का मतलब है कि एक ही बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है, दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट आपके नहीं आ रहे हैं। तो यही सेम कंसेप्ट हम नेगेटिव वाले में कर सकते हैं। वहां हम नीचे की तरफ लाएंगे तो वेपर प्रेशर कम हो गया, मिनिमम होगा किसी पॉइंट पर आकर, तो उस पॉइंट पर आकर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा। तो उसको कहेंगे मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रोप्स। वहां भी सेम यही सब सिचुएशंस रहेंगी। ओके, तो आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि एजेट्रोप्स क्या होते हैं और कैसे बनाते हैं। चलिए अब आपको करते हैं साफ और आपको बिल्कुल एक नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर चलते हैं। बच्चों जो अभी 12th कर रहे हैं वो
ये देख लें कि अगले साल पेपर होगा तो सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हो गया आएगा आपका, और इस हिसाब से आपके नंबर जो है वो ज़्यादा आने चाहिए, ठीक है। बट मैं अपने नंबर के लिए आपको नहीं बोल रहा कि नंबर आप ज़्यादा लो, नंबर आप कितने भी आपके जो ले सकते हो, बट नॉलेज जरूर लीजिए आप, क्योंकि नॉलेज लोगे तो नंबर अपने आप आ जाएंगे, सीधी सी बात है। ये तो सभी कहते हैं ना, क्रेडिट में भी कहा है ना आमिर खान ने, यही तो कहा है आमिर खान ने, क्या कहा कि भाई सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस अपने आप आ जाती है। वही बात आपके साथ ही होगी। ओके, चलिए, तो आज का जो टॉपिक हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा तो कुछ भी नहीं है इस चैप्टर के लिए। और टॉपिक का नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो बच्चे जेईई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि वो पहले पढ़ चुके होंगे शायद कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है 12th क्लास में, या जो ड्यूरिंग 12th क्लास प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अब सीखेगा अच्छे से क्या होता है, और जो 11th के बच्चे 12th में आएंगे उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको समझते हैं आज हम। इस पे ज्यादा दिन नहीं लगते आपके, 2-3 दिन का टॉपिक है आपका, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत आता है इसमें से, न्यूमेरिकल पोर्शन ही आता है मोस्टली इसमें से। ओके, चलिए अब समझते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद शायद आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा सर क्या कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 कंटेनर हैं, और दोनों कंटेनर के अंदर ही हमारे पास 50-50 ml जो है वो वाटर है। वाटर का कलर कैसा होता है, कैसे कलर से नोट करते हैं वाटर को हम? ब्लू से। तो आज मैं आपके लिए ब्लू कलर लेके आया हूं, बताइए कैसा लगता है। तो ये हमने लिया वाटर के लिए ब्लू कलर, तो ये वाटर को डिनोट कर रहा है ना। क्या करें भाई, करना पड़ता है ना ऐसा भी, सिर्फ ब्लैक ब्लैक देख के तो आप बोर हो जाओगे कि सर क्या सिर्फ ब्लैक 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 कर रखा है, हम क्या ब्लैक मूवी देख रहे हैं, है ना। हम ब्लैक मूवी आई थी ना अमिताभ बच्चन की, याद है? कोई बात नहीं, आ जाएगी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वाटर है, दोनों में सेम वाटर है। यहां भी हम मान लेते हैं 50 ml है, और यहां भी कितना है हमारे पास 50 ml है। अब मैं क्या करता हूं, दोनों के अंदर क्या करता हूं, दोनों के अंदर मैं कोई सोल्यूट ऐड करता हूं। मान लीजिए कि इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं आपके 5 ग्राम शुगर ऐड करता हूं, 5 ग्राम शुगर ऐड करता हूं। इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया, ये हम शुगर नोट कर रहे हैं, ये शुगर हो गया, इसके अंदर शुगर मिक्स हो गया 5 ग्राम। और इसमें मैं क्या करता हूं, इसमें मैं 5 ग्राम यूरिया ऐड करता हूं, यूरिया। तो ये आपका यूरिया हो गया, क्या हो गया, यूरिया। 5 ग्राम यूरिया, 5 ग्राम शुगर। जब आप दोनों को पाउडर फॉर्म में देखते हो ना, शुगर को और यूरिया को, वो सेम दिखते हैं। हम देखने से बिल्कुल नहीं बता सकते कि इसमें से शुगर कौन सा और यूरिया कौन सा है, टेस्ट करना पड़ेगा या उससे कुछ केमिकल रिएक्शंस करनी पड़ेगी, तभी हम बता सकते हैं, वरना तो हम नहीं बता सकते हैं कि वो शुगर है कि यूरिया है। अब देखिए होता क्या है, दोनों सॉल्यूशन तैयार हो गए, दोनों के अंदर मैंने सोल्यूट का अमाउंट सेम रखा है, सॉल्वेंट का अमाउंट मैंने सेम रखा है। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कुछ प्रॉपर्टी इसकी मेजर करता हूं, और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू मान लीजिए कि 50 आती है, कुछ वैल्यू आ गई 50 आ गई, कोई प्रॉपर्टी मैंने चेक की। अब देखिए दोनों के अंदर सॉल्यूट अलग अलग है, लेकिन फिर भी दोनों की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या आई, सेम आ रही है। अब मैंने चेक करके देखा कि चलो एक काम करता हूं, मैं इसका अमाउंट बदल के देखता हूं क्या उसको फर्क पड़ता है क्या। जैसे ही मैंने इसका अमाउंट 10 ग्राम किया, तो 10 ग्राम करते ही ये प्रॉपर्टी की वैल्यू बदल गई, हो सकता है अब 60 हो गई हो, ठीक है। यूरिया ही रखा मैंने अभी भी, लेकिन क्या किया, 60 कर दिया। अब मैं एक तरीके से और करके देखता हूं, मैंने यहां पर भी क्या किया, शुगर ले लिया, 10 ग्राम शुगर ले लिया, ठीक है, दोनों में शुगर कर दिया। अब दोनों में शुगर कर दिया, फिर तो प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आनी चाहिए थी, शुगर की वजह से आ रही होगी तो, लेकिन प्रॉपर्टी की वैल्यू शुगर की वजह से नहीं आ रही है, प्रॉपर्टी की वैल्यू किसकी वजह से आ रही है, अमाउंट की वजह से आ रही है। अगर अमाउंट सेम था दोनों सोल्यूट का, यहां भी यूरिया लिया था मैंने, तो दोनों की वैल्यू 50 आई। अमाउंट चेंज कर दिया, यूरिया ही रखा तो 60 आई। फिर मैंने सोल्यूट सेम कर दिया, अमाउंट डिफरेंट रखा तो भी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब कि जो सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टी है कुछ ऐसी जो कि इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि हमने सोल्यूट क्या लिया है, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि सोल्यूट का केमिकल नेचर कैसा है, बल्कि इस बात पर डिपेंड कर रही है कि सोल्यूट का अमाउंट कितना है। अगर हम अमाउंट चेंज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज हो रही है, अगर अमाउंट चेंज नहीं कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है, बेशक दो डिफरेंट सोल्यूट क्यों ना हो। ओके, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो आई होप कि आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब समझ में आया होगा कि क्या होता है, कि किसी भी सॉल्यूशंस की वो प्रॉपर्टी
जो इस बात पर डिपेंड ना करे कि हमने सोल्यूट का केमिकल नेचर क्या लिया है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करे कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमने कितने डाले हैं, अमाउंट बोल सकते हो उसका, कि सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल कितने डाले हैं, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको साफ करते हैं, तो थोड़ा सा लिख लेता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सर ने क्या बताया है। बहुत आसान टॉपिक है भाई, ध्यान से समझिएगा बस थोड़ा सा। तो हम क्या कह रहे हैं कि ऐसी प्रॉपर्टी, दोज प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करती हो, विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ solute particle and not on the chemical nature of solute, उस बात पर डिपेंड ना करती हो, उसको हम कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एक खास बात भाई, बच्चों के मन में क्वेश्चन आया हुआ, सर सॉल्वेंट का क्या? सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करेगी भाई। अगर आप सॉल्वेंट चेंज कर दोगे तो प्रॉपर्टी बदल सकती है। तो सॉल्वेंट का बेसिकली देखते नहीं, हम सोल्यूट का ही देखते हैं। लेकिन अगर आपको डाउट है कि सर सोल्यूट के केस में क्या होगा, सॉरी सोल्वेंट के केस में क्या होगा, तो सोल्वेंट के केस में आपका अगर आप सोल्वेंट चेंज कर देते हो तो उससे आपकी प्रॉपर्टी पर चेंज आता है। ठीक है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती है, सोल्वेंट के नेचर पर तो करती है। क्लियर? अच्छा, तो मेन बात क्या है कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल हम कैसे निकालते हैं, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल की टर्म में। तो एक्चुअल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? किसी भी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल डालने हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि हमने सोल्यूट कौन सा लिया है। यहां तक बात क्लियर हो गई? चलिए, अब किसी सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको बहुत अच्छी पढ़नी है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप? उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। अगर सॉल्यूशन उन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, फेवर कर रहा है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत अच्छी आती है। वरना उसमें कुछ एरर आएगा, फिर उस एरर को हमें ठीक करना पड़ेगा। वो भी हम सीखेंगे आगे कि एरर ठीक कैसे करते हैं। लेकिन पहले आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपका जो सॉल्यूशन है वो उन कंडीशंस को फॉलो करे, उनको फेवर करे। उनको कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर हमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। ओके, तो कंडीशंस क्या क्या है वो आपको पहले पता होनी चाहिए। कंडीशंस पता होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, कि जो हमारा सोल्यूट है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, वो सोल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। इसीलिए मैंने केमिकल वर्ड यूज करा है भाई, फिजिकल नहीं। फिजिकल पे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस आ जाते हैं, इसलिए आई एम यूजिंग केमिकल नेचर, नॉट फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर तो डिपेंड कर ही रहा है, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल मतलब क्या होते हैं? जो सॉलिड हो, जिनके वेपर्स ना बनते हो। ओके, तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का होना जरूरी है, पहली और इंपॉर्टेंट बात। क्लियर? दूसरी, आपका जो सोल्यूट है वो सॉल्यूशन में जाने के बाद, सॉल्वेंट में जाने के बाद किसी तरह का एसोसिएशन सॉल्वेंट के साथ या डिसोसिएशन ना करे। नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन, किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए जब सोल्यूट को हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं। ओके, ये दो बातें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन थी, आपका जो सॉल्यूशन है वो आइडल होना चाहिए। सॉल्यूशन शुड बी आइडल, मस्ट होना चाहिए वैसे तो, बट हर सॉल्यूशन आइडल नहीं होता ना, तो कोशिश करते हैं कि सॉल्यूशन कैसा हो, आइडल हो। अब इसी से हम एक बात और भी तो बोल सकते हैं, क्या, कि आइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? ऐसा सॉल्यूशन जो किसको फॉलो करता हो, जो रोल्स लॉ को फॉलो करता हो, जो रोल्स लॉ को फॉलो करता हो। बात समझ आ रही है? क्या कंडीशंस हैं? सॉल्यूट क्या होना चाहिए हमारा? नॉन वोलेटाइल होना चाहिए भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। इसके बिना काम नहीं चलेगा हमारा। उसके बाद उसको किसी तरह का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं करना है। उसके बाद सॉल्यूशन को कैसा होना चाहिए? आइडल होना चाहिए, आइडल। और लास्ट, कि उसको रोल्स लॉ को फॉलो करना जरूरी है। ओके, अब एक खास बात, अब कहेंगे सर आइडल सॉल्यूशन कैसे पता चलेगा? मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी प्रीवियस वीडियो में। जो बच्चे आज ही देख रहे हैं वो मेरे प्रीवियस वीडियो देखें, उनके लिंक आपको मिल जाएंगे, या चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में जाके भी आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हो। ओके,
आइडल होने के लिए मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होते हैं, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होंगे, उन्हीं सॉल्यूशन को हम आइडल बोल सकते हैं। इसका मतलब बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये मैंने आपको कंडीशन बता दी कि इन कंडीशंस को अगर हमारा सॉल्यूशन फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अच्छे से हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू देगा। तो ये दो बातें आपको समझ में आ गई होंगी आई थिंक, कि पहली तो क्या कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है भैया, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे, और दूसरा इन कंडीशंस पर। क्लियर हो गया अच्छे से? बिल्कुल। चलिए जी, अब करते हैं थोड़ा सा इसको आगे स्टार्ट। लगता है आपके फ्रेंड नहीं है ज्यादा जो यूट्यूब देख रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, क्योंकि अगर फ्रेंड होते आपके तो आप उनको शेयर करते वीडियो, उनको शेयर करते तो वो आगे शेयर करते, वो आगे शेयर करते तो वो आगे शेयर करते, लेकिन आपने ही शेयर नहीं किया तो वो आगे कैसे करेंगे? उनको कैसे पता चलेगा कि हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री? या फिर आप सिर्फ अकेले के लिए पढ़ना चाहते हो, चोरी चोरी छिपे छिपे, कि सारे नंबर हम ही ले जाएं, बाकियों के तो आए ना तो अच्छी बात है, वरना पेरेंट्स हमें सुनाएंगे उसके नंबर आ गए तुम्हारे नहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं है ना? देख लो, क्योंकि देखो पता तो कहीं ना कहीं चल जाएगा उसको भी कि पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो आप ही बता दो, आप ही अच्छे बन जाओ। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप शेयर करो। चलिए, तो हाँ, कौन कौन सी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव होती है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है? एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ने हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। चार प्रॉपर्टी है बेटा जो आपको पढ़नी है, बढ़िया बढ़िया सी। एक आपको पढ़नी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई ये। एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल पक्के आते हैं, खासकर सीबीएसई के अंदर तो बहुत ज्यादा आते हैं, और बाकी बोर्ड्स में भी यहां से न्यूमेरिकल मिलता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, उसके बाद आपकी आती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भाई, यहां से भी आपको न्यूमेरिकल मिलता है ज्यादातर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। थर्ड आपकी होती है बेटा रिलेटिव, ये हमने पहले भी की थी, वही है दोबारा से, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये आपको बता चुका हूं मैं पहले, लेकिन फिर भी हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे एक बार अच्छे से। ओके, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर। जो बायो के बच्चे हैं, मेडिकल के बच्चे हैं, उनको ये टर्म पता होगी क्योंकि उन्होंने बायोलॉजी में पढ़ी होगी ऑस्मोटिक प्रेशर जो सेल में होता है ना, तो उनको ये थोड़ा सा मजा लगा, अरे हाँ सर ये तो हमने पढ़ी थी, ये तो आती है हमें थोड़ी बहुत। बायो वाले थोड़े से खुश हो गए होंगे, गाल मोटे मोटे हो गए होंगे सुन के, अरे ऑस्मोटिक प्रेशर आ गया वापस से। जो बायो के बच्चे थे, बायो बहुत पसंद होती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्या है बायो में कि बस बायो बायो दिखती है उनको। तो थोड़ा सा बेटा केमिस्ट्री भी देखिए, फिजिक्स भी देखिए, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। मुझे पता है नीट में बायो ज़्यादा आती है, बट केमिस्ट्री भी थोड़ी सी रखी, उसकी भी प्रेफरेंस रखी, है ना। तो बिना केमिस्ट्री के तो बायो चल नहीं सकती है ना, क्योंकि बायोलॉजी में सारे क्या है, केमिकल्स तो प्रेजेंट है हमारे बॉडी में, तो पढ़नी पड़ेगी। चलिए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है आपकी, इनको नोट कीजिए फटाफट। हो गया अच्छे से? चलिए, तो ये हमारा टॉपिक हो गया, चार प्रॉपर्टी मैंने आपको आज बता दी कि कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है और कितना पढ़ना है। और ये टॉपिक हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं चारों प्रॉपर्टीज का। कल आई होप कि आपकी दो प्रॉपर्टीज तो हो जाएंगे, पहले वाली एलिवेशन और डिप्रेशन, बहुत इजी है ये तो। उसके बाद बच जाएगी आपकी रिलेटिव और ऑस्मोटिक, ये भी इजी है, ज़्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं है। बट उसके बाद हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। एक टॉपिक और रहता है इसके बाद एक्चुअली, अभी वो करवाने के बाद फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो तब तक के लिए देखिए इसको, सीखिए और डाउट्स लीजिए। चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। बार बार बोल रहा हूँ, मेरे को बोलना अच्छा लगता नहीं बार बार, आप समझदार बच्चे हो, खुद ही कर लीजिए ना, एक बार में काम खत्म कीजिए देख दाख के। ओके, चलिए, तो कल मिलते हैं प्रॉपर्टीज की एक्चुअल डीप डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए अपनी वाणी को देता हूँ आराम। ऑल द बेस्ट।